हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम DPSP विच इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। DPSP क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, इतने सारे आर्टिकल्स को आप कैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं, हम हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे। In this video we will also cover the previous year questions जो UPSC ने पूछे हैं प्रीलिम्स में regarding this topic. Now before we delve into the theory part, हमारे लिए ये समझना बहुत important है कि DPSP as a topic is very very important for prelims. इस वीडियो के एंड में मैं आपसे almost 12 PYQs डिस्कस करूँगी जो UPSC ने प्रीलिम्स में पूछे हैं। 12 PYQs बहुत होते हैं। 12 PYQ is almost 24 marks and it is a lot. और आप देखेंगे, आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस UPSC ने पूछे हैं वो बहुत ही सिमिलर पैटर्न पे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बहुत बाउंसर है या बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया है कि आप आंसर ही नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको DPSP एज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी पता है तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकते हैं। बहुत ईजी और बहुत डूएबल टॉपिक है DPSP। लेकिन जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप, please do not get into the race of memorizing the articles in the first place. इतने सारे आर्टिकल्स को मेमोराइज करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन देखिए डिफ़िकल्ट टास्क है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप जब इसको रोज़ रिवाइज करेंगे तभी आपको आर्टिकल्स इवेंचुअली याद होंगे। लेकिन इस वीडियो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि DPSP एज अ होल जो कॉन्सेप्ट है आपको वो समझना है कि DPSP क्या है। एक बार आपको उसमें क्लैरिटी मिल गई तो आर्टिकल्स तो इवेंचुअली आपको याद हो ही जाएंगे। सबको हो जाते हैं, मुझे भी हुए हैं, टाइम लगता है लेकिन याद हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो DPSP एज अ कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझना है। सो लेट अस स्टार्ट। DPSP इज गिवन in part 4 of the Indian Constitution under article 36 to 51, यानी टोटल 16 DPSP हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। अब हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि DPSP एज अ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंडिया ने DPSP का कॉन्सेप्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन यानी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। यानी DPSP इज़ अ बोरोड कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये मिलेगा। हमने आयरलैंड से बोरो किया, आयरलैंड ने स्पेन से बोरो किया, यानी स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट पहली बार लाया गया। इसके अलावा हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से तो लिया ही है। इसके अलावा जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ऐसे समझ लीजिए आप कि ये एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कि इंग्लैंड में बैठी है वो एक्सपेक्ट करती थी कि जो वाइसरॉय हैं इंडिया में, जो इंडिया में गवर्नर जनरल है, वो इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करेंगी। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को दो जगह से बोरो किया है। द फर्स्ट इज द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब हमने चलिए ठीक है कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, ये सब तो समझ लिया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज DPSP। अगर आप मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है DPSP की वो इस तरीके से डेवलप है कि अगर आप DPSP का फुल फॉर्म देखें तो उसके फुल फॉर्म में ही उसका मीनिंग दिया है। इट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच मीन्स DPSP वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को डायरेक्शन देते हैं, स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि जब आप पॉलिसी बनाइए तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगेन आई वुड रिपीट, दीज आर आइडियल्स। ये वो आइडियल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो रिकमेंडेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को दे रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को दे रही है कि जब आप पॉलिसी बनाइएगा, जब आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिएगा तो आप इन इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
So these are like constitutional instructions और recommendation. Constitutional instructions क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है. हमने अभी पढ़ा पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51, टोटल 16 DPSP हैं. So these are constitutional instructions और recommendations जो कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को दे रही है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए, कि जब भी, यानी ये सिर्फ लॉ बनाने तक लिमिटेड नहीं है. सी वी ऑल नो, हम अगर नहीं भी पता है तो आप आगे जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें जब आप बिल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो आप उसमें ये पढ़ेंगे कि जो एक्ट्स बनाए जाते हैं, जो बिल बनते हैं अलग अलग, उसमें सिर्फ लेजिस्लेचर का रोल नहीं होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसीलिए DPSP सिर्फ लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट को नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट को भी बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, उसे भी डायरेक्ट करती है, उसके लिए भी एक बीकन ऑफ लाइट का काम करती है कि भाई आपको क्या काम करना है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका क्या विजन होना चाहिए. ये सब चीज़ें DPSP बताता है, लेकिन सिर्फ लेजिस्लेटिव ब्रांच को नहीं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी बताता है. अब देयर इज़ अ रीज़न मैं इस पर इतना एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि आगे आप देखेंगे कि UPSC ने सेम इसी पे क्वेश्चन पूछा है और मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हुए क्योंकि उन्हें लगा कि DPSP सिर्फ लेजिस्लेटिव ब्रांच पे इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट पर भी इम्प्लीमेंट होता है. Why? Because executive branch of the government is also involved in the process of making the law. ठीक है, now let's move to the next point. They embody the concept of a welfare state. This is very important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 बार इस पे PYQ, डायरेक्ट PYQ आया है इस पे, मतलब सीधा सीधा इसी पे पूछ लिया है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इनमें से कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है. सो आंसर इज DPSP. यानी DPSP एज अ होल, अगर हम DPSP को एज अ होल समझें तो उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि एक वेलफेयर सोसाइटी बनानी है, एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें वेलफेयर सोसाइटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है सबका साथ सबका विकास. भाई, a society based on the principle of socialism, a society where the rights of its citizens are ensured, a society where equality, justice, fraternity is safeguarded is a welfare society. Very easy to understand, नाम में ही समझ में आ रहा है welfare society, यानी जहाँ उसके citizens का welfare हो रहा हो. तो DPSP का यही ऑब्जेक्टिव है. DPSP स्टेट को बताता है कि आप जब भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए. क्यों ऐसा? क्योंकि अल्टीमेट एम जो स्टेट का है वो वेलफेयर सोसाइटी बनाना है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल्स. तो हमने पढ़ा इट इज़ आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 36 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. अब जब आप DPSP देखेंगे तो इट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब इसमें जो ये स्टेट वर्ड है इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की बात हुई है, यानी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्या इसमें इन स्टेट्स की बात की गई है, या इसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है, या इसमें लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है? तो स्टेट में कौन कौन इंक्लूडेड है ये डेफिनेशन आर्टिकल 36 में मिलेगी आपको. आर्टिकल 36 विल टेल यू व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द टर्म स्टेट. जब हम यहाँ पे स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में इट इज़ नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट जस्ट द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा. इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, इसमें लोकल गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द टर्म स्टेट. यानी स्टेट एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. स्टेट से आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, नहीं, ये बहुत ब्रॉड टर्म है. इसके अंदर बहुत सारे आप कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडेड है. यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल. ठीक है, आर्टिकल 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज वेल. DPSPs, Article 37 states that DPSPs are non-justiciable in nature. अब non-justiciable का क्या मतलब है? I'll tell you in detail. But let us first read the article. DPSP are non-justiciable in nature, but
These principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. I feel जब आप DPSP पढ़ते हैं, आर्टिकल 37 इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुली रिटन आर्टिकल. अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें है कि DPSP नॉन जस्टिसेबल है. इसका क्या मतलब है कि स्टेट पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. द स्टेट इज़ नॉट लीगली बाउंड कि वो DPSP को इम्प्लीमेंट करें. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप प्लीज़ डू नॉट फील पैरानॉइड लिसनिंग टू द आर्टिकल्स एट्सेट्रा. आर्टिकल्स पे हम बाद में डिटेल में आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 46 ये कहता है, आर्टिकल 46 इज़ अ पार्ट ऑफ DPSP. आर्टिकल 46 ये कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एंश्योर कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें. यानी SC/ST के एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट को काम करना चाहिए. ये आर्टिकल 46 स्टेट को बता रहा है, डायरेक्ट कर रहा है. लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके लिए काम नहीं करती है, मान लीजिए गवर्नमेंट कोई लॉ ऐसा नहीं लेके आई, तो SC/ST कम्युनिटी कोर्ट में नहीं जा सकती क्लेम करने कि आर्टिकल 46 का वायलेशन हो रहा है, स्टेट हमारे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं ला रही. यानी दे आर नॉन जस्टिसेबल, लीगली बाउंड नहीं है. अगर गवर्नमेंट DPSP को इम्प्लीमेंट नहीं भी करती है तो वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड क्लेम कि भाई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करी है तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं. लेकिन ये देखिए आर्टिकल 37 में ही लिखा है कि इट इज़ नॉन जस्टिसेबल. स्टेट पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन है. वाई मॉरल ऑब्लिगेशन? बिकॉज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स. कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बोल दिया है कि स्टेट की ड्यूटी है. ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करेगा. नहीं, स्टेट को इवेंचुअली इम्प्लीमेंट करना है. अब ये नॉन जस्टिसेबल क्यों रखा गया है, इसका रीज़न भी मैं आपको आगे जब हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे DPSP का, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि इसको नॉन जस्टिसेबल क्यों रखा गया. ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं आप क्लेम करने कि DPSP इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट बिकॉज दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. किसी भी कंट्री की, इंडिया एज अ नेशन की गवर्नेंस में DPSP फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसीलिए स्टेट की ड्यूटी है कि वो DPSP को इम्प्लीमेंट करें. लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल. इसको आप आगे जब मैं क्रिटिसिज्म बताऊंगी आपको, तो DPSP को क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये सबसे पहला पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म में, वो यही आता है कि DPSP तो लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं है, तो स्टेट की मतलब ये तो विम्स एंड फैंसीज ऑफ द स्टेट है, स्टेट चाहे तो इम्प्लीमेंट करे चाहे तो ना करे. तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट में हम यही बात बोलते हैं कि ठीक है, नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. हेंस आर्टिकल 37 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बस समझना है. अगेन आई वुड से प्लीज़ डोंट ट्राई टू मेमोराइज, रटने की कोशिश मत करिए. आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में इट विल बी एनग्रेन्ड. नाउ आर्टिकल 36 एंड 37 इज डन. अब जो बाकी के आर्टिकल्स हैं, दैट इज आर्टिकल 38 टू आर्टिकल 51, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, द second is Gandhian principles, and the third is liberal intellectual principles. यानी आर्टिकल 38 टू आर्टिकल 51 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, विच इज़ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है दैट DPSP, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP इज़ नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लासिफिकेशन दिया है, ये क्लासिफिकेशन लक्ष्मीकांत में दिया है. इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं बिकॉज लक्ष्मीकांत इज़ कंसिडर्ड टू बी द होली ग्रेल, मतलब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है पॉलिटी पढ़ने के लिए. उसमें ये क्लासिफिकेशन दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि ये क्लासिफिकेशन है. तो ये आपको पता होना चाहिए दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासिफाई DPSP. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बुक दैट वी रीड.
क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये बात यूपीएससी पूछ ले, तो आपको यही, तो आंसर विल बी नो, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासिफाई. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ द socialist principles. The first is Article 38. Article 38 says that it is the duty of the state to promote welfare of the people by securing social order based on justice, social, economic and political, and minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. कुछ आर्टिकल्स के आगे इस तरीके से आपको हैशटैग दिखेगा, तो आप अभी के लिए उसको अवॉइड करें. मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि ये हैशटैग क्यों लिखे गए हैं. अब अगर आप आर्टिकल 38 को देखें तो आर्टिकल 38 पूरे डीपीएसपी का क्रक्स बताता है. वो एक तरीके से पूरे डीपीएसपी का एक समरी दे रहा है कि डीपीएसपी का पर्पस क्या है, लोगों का वेलफेयर इंश्योर करना. आप देखिए इसमें वर्ड लिखा हुआ है वेलफेयर ऑफ द पीपल. मैंने आपको बताया भी वेलफेयर सोसाइटी स्टैब्लिश करना डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है. तो पहला हो गया वेलफेयर. वेलफेयर कैसे होगा, जस्टिस इंश्योर करेगा. कौन कौन सा जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, और इक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करेगा. और कौन कौन सी इक्वालिटीज़ को, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़. अब अगर आप अपनी मेमोरी पे थोड़ा जोर डाल लें और अगर आप याद करें प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम बात बोली है. उसमें भी बोला है कि जस्टिस, स्टेट का काम है जस्टिस इंश्योर करना. कौन कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. और सेम चीज़ बोली गई है डीपीएसपी में कि जस्टिस इंश्योर करेंगे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और इनइक्वालिटीज़ मिनिमाइज करेंगे, यानी इक्वालिटी लाएंगे सोसाइटी में. कौन कौन सी इक्वालिटी लाएंगे, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है एज कंपेयर टू द प्रीएम्बल. अगर आप प्रीएम्बल देखेंगे तो प्रीएम्बल में सिर्फ 2 तरीके की इक्वालिटी की बात की गई है. ठीक है, आप यहाँ पे देखो 4 तरीके की इक्वालिटी, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी. लेकिन आप प्रीएम्बल देखोगे तो उसमें सिर्फ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी, क्योंकि ये जो जस्टिस वाला, ये मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो जस्टिस वाला पोर्शन है ना, इस पर यूपीएससी पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन. आप आगे देखोगे पीवाईक्यू, उसमें ये चीज़ है. तो हो सकता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी या इक्वालिटी पे बना दे कि प्रीएम्बल में कौन कौन सी इक्वालिटी की बात की गई है और डीपीएसपी में कौन कौन सी इक्वालिटी की बात की गई है. तो डीपीएसपी में 4 इक्वालिटी की बात की गई है, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी. और अगर आप प्रीएम्बल देखोगे तो उसमें सिर्फ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज आर्टिकल 39. आर्टिकल 39 में टोटल 6 सब पार्ट्स हैं, ABCDEF. हम 6 सब पार्ट्स को आराम से समझेंगे. प्लीज़ अगेन आई वुड से डू नॉट गेट पैरानॉइड, एकदम रटने की होड़ में मत लग जाओ. आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आप बस समझ लो कि डीपीएसपी क्या क्या बोल रहा है. ऑर्डर भी अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको. मैं आपको बताऊंगी, मैंने जो ट्रिक यूज़ की थी मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी कि आप कैसे याद कर सकते हो. बाकी जो बेस्ट वे है वो है कि ट्रस्ट द प्रोसेस. आप इसको हर हफ्ते में 1-2 बार रिवाइज करिए आर्टिकल्स, एंड इवेंचुअली आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे. और एक बात और, आपको कोई भी आर्टिकल को वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना होता है. आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि आर्टिकल में क्या लिखा है, एंड यू आर गुड टू गो. सो आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि भाई सबके पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए. अगर कोई काम करना चाहता हो तो उसको नौकरी मिल जाए. ठीक है, कोई भी रोटी कपड़े मकान के बिना ना हो. एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो सबके लिए. कितना जेनेरिक पॉइंट है. नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड. इसका क्या मतलब है कि भाई कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं वो सबके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मटीरियल रिसोर्सेज हैं उससे सिर्फ कुछ का बेनिफिट हो रहा है. नहीं, सबका साथ सबका विकास, यानी सबका विकास, सर्वोदया है ना. सबका, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सोसाइटी के कुछ सेक्शंस को बेनिफिट हो रहा है, सबको बेनिफिट होना चाहिए. ठीक है. 39C टॉक्स अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास बहुत पैसा है और किसी के पास खाने के लाले हैं. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. अब अगर आप सोचो इंडिपेंडेंस के बाद जब 1950s के टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए, तो लैंड रिफॉर्म्स का भी तो यही ऑब्जेक्टिव था ना कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड इन द हैंड्स ऑफ ज़मींदार हो चुका है उसे ख़त्म करना है. उसका भी तो यही ऑब्जेक्टिव है एक तरीके से कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ना हो. तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी ज़मींदार के पास लैंड थी उसको लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. उसके लिए वो मैकेनिज्म लेके आए थ्रू लैंड रिफॉर्म्स. सो लैंड रिफॉर्म्स वाज इन अ वे टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 39 सब क्लॉज C.
नेक्स्ट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए. नेक्स्ट इज कि 39E सेज दैट कि जो वर्कर्स और चिल्ड्रन हैं उनका फोर्सेबल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए. तो इसका क्या मतलब है? दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर, कि बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट इन जनरल. Next is 39F, which talks about healthy development of children and there should be no moral and material abandonment of children. इसके आगे भी आप देखेंगे हैशटैग लगाए, क्यों लगाए मैं आपको आगे बताऊंगी. नेक्स्ट इज आर्टिकल 39 कैपिटल ए. अभी तक स्मॉल ए था, अभी तक A to F था वो स्मॉल में था, सब क्लॉज था. नाउ इज 39 कैपिटल ए. 39 कैपिटल ए ये कहता है कि जो हमारी सोसाइटी के पुअरर सेक्शंस हैं उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए. देयर शुड बी इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. इंडिया में इट इज़ जनरली कंसिडर्ड कि जस्टिस पाना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ही लेंदी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, इसके अलावा बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है. लॉयर्स की फीस अफोर्ड कर पाना इट इज़ नॉट समथिंग जो सब कर सकते हैं. तो ये आर्टिकल ये कहता है कि जो पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, ऐसा ना हो कि वो क्योंकि वो गरीब है इस चक्कर में वो जस्टिस उनको ना मिल पाए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए फ्री लीगल एड हो. इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए नालसा एंड लोक अदालत जैसे कॉन्सेप्ट्स आए हैं. ये सब कॉन्सेप्ट आप आगे जब जुडिशरी वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें ये सब कुछ कवर्ड है. तो अभी आपको सब कुछ ये मैंने इसलिए किया है कि आपको ये पता चले कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. आपको सब कुछ अभी नहीं याद कर लेना है, आपको याद इवेंचुअली ही करना है. द रीज़न आई हैव मेंशन्ड इट इन द ब्रैकेट, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हो गया, नालसा हो गया, वो इसलिए है कि आपको ये पता हो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए डीपीएसपी को. नेक्स्ट इज आर्टिकल 41. अभी हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट इज आर्टिकल 41 विच सेज it is a duty of the state to ensure right to work, education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement. इसका क्या मतलब है कि स्टेट की ड्यूटी है इंश्योर करना राइट टू एजुकेशन, कि भैया सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको पढ़ने के बाद सबको काम करने का भी अधिकार है, यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, की सरकार आपको हेल्प करेगी. गवर्नमेंट विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू यू. किस केस में? उस केस में अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आप बूढ़े हो गए हैं, अगर आप बीमार हैं या किसी तरीके से आप डिसेबल्ड हैं, उस केस में सरकार आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, आपको पब्लिक असिस्टेंस दिया जाएगा. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की. अब इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च करने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया का अनएम्प्लॉयड यूथ है, गवर्नमेंट उन्हें इंटर्नशिप देगी, इंटर्नशिप से वो पैसे कमाएंगे. इसके अलावा इंटर्नशिप करने के बाद इट विल बी ईजियर फॉर देम टू गेट जॉब्स. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? पब्लिक असिस्टेंस ही तो प्रोवाइड कर रही है उन्हें. तो इट इज़ अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक असिस्टेंस टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो इट इज़ अ वे इन विच द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 41. तो आर्टिकल 41 तीन चीज़ों की बात करता है. राइट टू की पढ़ने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, और पब्लिक असिस्टेंस यानी सरकार आपको मदद करेगी कि 4 केस में मदद करेगी. पहले या तो आप अनएम्प्लॉयड हो, या तो आप बूढ़े हो गए हो, या आप बीमार हो, या किसी तरीके से आप डिसेबल्ड हो. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 42. आर्टिकल 42 सेज दैट देयर शुड बी जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ. ठीक है, यानी ह्यूमन वर्क कंडीशंस होना चाहिए. आजकल जो हम कॉर्पोरेट सेक्टर में हम बहुत जगह हम सुनते हैं कि हसल कल्चर चल रहा है, बियॉन्ड ऑफिस आवर्स काम कराया जा रहा है, संडे को भी एम्प्लॉयज़ से काम कराया जा रहा है. तो ये ह्यूमन वर्क कंडीशंस नहीं है ना. तो आपको इंश्योर करना है कि जस्ट और ह्यूमन वर्क इंसानियत बरकरार रखिए. जस्ट बिकॉज कोई आपका एम्प्लॉय है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका स्लेव है, वो आपका नौकर नहीं है. तो आपको उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करना है ना. ह्यूमंस आर नॉट कॉग इन द मशीन. ह्यूमंस को आप मशीन्स की तरह, रोबोट्स की तरह नहीं कंसिडर कर सकते हैं. उनमें भी जान है, उन्हें भी छुट्टी चाहिए, उन्हें भी रिफ्रेशमेंट चाहिए. तो ये सब बातें कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है कंपनीज़ के लिए. इसके अलावा मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे फीमेल्स एम्प्लॉयड है और कोई ऐसी फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, तो उन्हें पेड हॉलीडे दिया जाए, उन्हें पेड लीव्स दिया जाए. ऐसा ना हो कि जस्ट बिकॉज वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए या उनके
छुट्टी के पैसे काटे जाएं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना है। तो ये 42 में दो चीज़ें कवर्ड है। पहला है जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड सेकंड इज मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल वर्कर्स। यानी ये आर्टिकल 43 इज कम्प्लीटली वर्कर सेंट्रिक। ये कहता है कि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए और उन्हें आप एक लिविंग वेज दो, इतना दो कि वो अपना सस्टेनेंस कर पाएँ। जितना वो काम कर रहे हैं उतना उन्हें पैसा मिलना चाहिए, लिविंग वेज मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43A which talks about participation of workers in the management of industries. Again, कि workers are not machines. वर्कर्स को आप स्लेव की तरह कंसिडर मत करिए, उनको भी ये राइट होना चाहिए कि वो लार्जर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। अगर उनका कुछ ओपिनियन है, उनका कुछ से है, तो उसे भी कंसिडर करा जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आर्टिकल 43A टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47 से कि हमें ओवरऑल हमारे सिटीजन्स का, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि सिटीजन्स का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़े और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो। यानी 47 इज हेल्थ सेंट्रिक, 43 वॉज वर्कर सेंट्रिक कि भाई लिविंग वेज मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराइए। एंड 47 इज हेल्थ सेंट्रिक कि भाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा हो सिटीजन्स का, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो। ठीक है, सो दैट दिस विल एंड द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज गांधीयन प्रिंसिपल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, दे आर बेस्ड ऑन द लार्जर गांधीयन फिलोसफी। फर्स्ट इज आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट विलेज पंचायत कि भाई गवर्नमेंट का काम है, स्टेट की ड्यूटी है इंश्योर करना कि विलेज पंचायत बनाई जाए। और एक्चुअल में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से PRIs दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इंडिया में लाए गए हैं। ठीक है, सो मतलब दिस इज अ प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट ने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया है ग्राउंड लेवल पे, बिकॉज गांधी जी हैज़ ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ पंचायत्स। तो इसीलिए आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट कि विलेज पंचायत्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43। अब आप कहोगे कि यार 43 तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे भी था, तो आर्टिकल 43 का कुछ पार्ट ऐसा है जो सोशलिस्ट इन नेचर है, कुछ पार्ट ऐसा है जो गांधीयन इन नेचर है। सोशलिस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 43 इज वर्कर सेंट्रिक। इसमें बताया गया है कि डिसेंट वर्किंग कंडीशंस हो, लिविंग वेज हो, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर हो। और गांधीयन प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। नाउ गांधी जी वॉज नेवर इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ही ऑलवेज बिलीव्ड कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, जो रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका प्रमोशन होना चाहिए। और यही बात आर्टिकल 43 में बोली गई है। यानी आप देखो 43 कितनी सारी बातें कर रहा है। वो वर्कर की भी बात कर रहा है, वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, लिविंग वेज, कॉटेज इंडस्ट्री। उसके बाद आर्टिकल 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, और 43B एक और आर्टिकल आ गया जिसमें बात की गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएं। तो आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट हैज़ सोशलिस्ट एज वेल एज गांधीयन एलिमेंट्स इन इट। इसीलिए 43 आपको दोनों जगह मिलेगा। आगे भी ऐसे आर्टिकल्स आएंगे जो दो या कभी कुछ, या हो सकता है वो तीनों क्लासिफिकेशन में हो, बिकॉज उसका कुछ पार्ट सोशलिस्ट होगा, कुछ गांधीयन होगा, कुछ लिबरल होगा। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगेन इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टिक टिल दी एंड। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे याद करना है, आपको कीवर्ड से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 से मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का काम है ये इंश्योर करना कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस के इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट that there should be, the government needs to ensure that the consumption of intoxicating drinks and drugs are stopped. अब आर्टिकल 47 हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा, मैंने आपको बताया इट टॉक्स अबाउट लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। अब आपको ये जानना है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ की बात तो करता ही है, इसके अलावा वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स की भी बात करता है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो इंटॉक्सिकेंट्स है उनका कंजम्पशन कम हो, बंद हो इनफैक्ट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48 टॉक्स अबाउट स्लॉटर ऑफ काउज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप बस पूरा आर्टिकल आपको रटना ही नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि ये स्लॉटर ऑफ काउज की बात करता है, बस दैट इज इनफ फॉर यू। नेक्स्ट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, द थर्ड क्लासिफिकेशन।
फर्स्ट इज आर्टिकल 44, वेरी वेरी फेमस आर्टिकल. अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपने ज़रूर इस आर्टिकल का रेफरेंस कहीं ना कहीं देखा होगा. आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड. नाउ व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड? सी वी ऑल नो कि इंडिया में देर इज़ अ कॉमन क्रिमिनल कोड, कि अगर फॉर एग्जाम्पल देर इज़ एन इंडिविजुअल ए एंड देर इज़ एन इंडिविजुअल बी एंड देर इज़ एन इंडिविजुअल सी. अगर ए ने सी का मर्डर किया और ए को 10 साल की सज़ा हुई, और बी ने सी का मर्डर किया और बी को 10 साल, ए इज़ अ हिंदू लेट्स कंसिडर एंड बी इज़ अ मुस्लिम, ठीक है, तो ए को भी 10 साल की सज़ा है तो बी को भी 10 साल की ही सज़ा होगी. यानी रिलीजन हैज़ नो रोल टू प्ले इन इट. इट इज़ कॉमन फॉर एवरीबडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यू बिलोंग टू. इंडिया में जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सबके लिए सेम है. यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि सिर्फ क्रिमिनल लॉज ही नहीं बल्कि सिविल लॉज भी सबके लिए सेम होने चाहिए. सिविल लॉज मतलब मैरिज रिलेटेड लॉज, अडॉप्शन रिलेटेड लॉज, प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज, ये भी हर कम्युनिटी के लिए सेम होना चाहिए irrespective of their religion. This is what Article 44 talks about. So Article 44 is about Uniform Civil Code. Next is Article 45. Article 45 says that the government needs to ensure कि early childhood care और education मिले जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता. इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर बोला है कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, यानी इसमें बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 48. आर्टिकल 48 हमने गांधीयन प्रिंसिपल पे भी देखा था, विच टॉक्स अबाउट स्लॉटर ऑफ काउज, और यही आपको आगे भी दिखेगा. लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में भी आपको दिखेगा. दिस टॉक्स अबाउट दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर that it organizes agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. यानी ये slaughter of cows की बात भी करता है और ये भी बोलता है कि हमें अपने एग्रीकल्चर और अपने डेयरी सेक्टर को, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की नीड है. आर्टिकल 48A टॉक्स अबाउट safeguarding our forest, environment, our ecosystem, etc. आर्टिकल 49 इट टॉक्स अबाउट मॉन्यूमेंट्स, कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि वो हमारे मॉन्यूमेंट्स जो हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, उसको वो प्रिजर्व करके रखें. इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी इंस्टीट्यूशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जिनका काम ही ये है कि हमारे कल्चर को वो प्रिजर्व करें, ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 50. आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट सेपरेटिंग जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. अब देखो इसको आप कैसे याद करोगे, 50 लिखा है तो 50 से आप 50-50 याद कर लो, यानी 50% एग्जीक्यूटिव 50% जुडिशरी, यानी सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ judiciary from the executive. This is what article 50 talks about. And last is article 51 जो international relations की बात करता है. ये last article है. अब हमने domestic सारी चीज़ें कवर कर ली, अब हम international जाएंगे. article 51 क्या कहता है कि भाई international peace and security होगा, है ना, we will maintain just and honorable relations, international law, international treaties को हम respect करेंगे, उनको honor करेंगे, उनको fulfill करेंगे. तो यही सब बातें हैं, ठीक है. Now सो इससे अब हमने आर्टिकल तो सारे कवर कर लिए, ठीक है. नाउ अब ये जो मैंने बहुत जगह मैंने आपको बताया कि मैंने ये हैशटैग बनाया हुआ है ना, मैंने आपको कहा था मैं एंड में बताऊंगी. अब जहाँ जहाँ भी हैशटैग बना था इसका मतलब है कि वहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया है, यानी डीपीएसपी में चेंजेस लाए गए हैं, उसको कुछ चेंज किया गया है, कुछ अमेंड किया गया है. तो अगर ये क्वेश्चन आए कि इज़ द डीपीएसपी अमेंडेबल, सो आंसर हैज़ टू बी अ बिग येस. डीपीएसपी आर अमेंडेबल एंड इन टोटल डीपीएसपी हैज़ बीन अमेंडेड 4 times. 4 बार डीपीएसपी में अमेंडमेंट लाए जा चुके हैं. फर्स्ट इज आर्टिकल 31F. व्हाट इज आर्टिकल 31F? आपको अभी याद नहीं होगा, कोई बात नहीं. अगेन आई वुड से प्लीज डू नॉट वरी, डू नॉट गेट पैरानॉइड, इवेंचुअली याद हो जाएगा. आर्टिकल 31F टॉक्ड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होना चाहिए. देयर शुड बी नो मटीरियल एंड मॉरल अबेटमेंट ऑफ abandonment of children. See, I'll just see. This is Article 39F, opportunities for healthy development of children and protection of childhood and youth against exploitation and against moral and material abandonment. This was added by 42nd Constitutional Amendment Act. Total 4 बार अमेंड हुआ है, ठीक है. पहला है 42nd अमेंडमेंट जिसमें 4 अमेंडमेंट लाए गए. इसके अलावा आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए विच टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड,
आर्टिकल 43A विच टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, एंड आर्टिकल 48A जो वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की बात करता है। अब आप देखोगे कि जितने भी ए वाले पार्ट हैं 39A, 43A, 48A, ये तीनों जो ए वाले हैं ये 42nd अमेंडमेंट में लाए गए। तो आप चाहो तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज 44th अमेंडमेंट, इसमें एक ही अमेंडमेंट लाया गया है और वो अमेंडमेंट है आर्टिकल 38 में। मैंने आपको बताया था, अब आप थोड़ा ट्राई टू एक्टिवली रिकॉल जो मैंने पढ़ाया है विदाउट गोइंग बैक टू द स्लाइड। हम याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने आर्टिकल 38 में क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 38 में क्रक्स है, समरी है डीपीएसपी की। उसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की गई है। उसमें ये बोला गया है कि जस्टिस इंश्योर किया जाएगा, है ना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, और इनइक्वालिटीज मिनिमाइज की जाएंगी इन 4 सेक्टर्स विच इज़ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये जो मिनिमाइज इनइक्वालिटी वाला पार्ट है ये इनिशियली डीपीएसपी का पार्ट नहीं था। इसको 44th अमेंडमेंट ला के आर्टिकल 38 में ऐड किया गया है। पहले वो सिर्फ जस्टिस की बात करता था कि वेलफेयर होगा, कैसे होगा, जस्टिस इंश्योर करेंगे। बाद में अमेंडमेंट लाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 और उसमें ये इक्वालिटी, मिनिमाइज इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट ऐड किया गया। नेक्स्ट इज 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो हमारा आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर होगा। एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर, मैंने आपको बताया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता उसको एलिमेंट्री एजुकेशन देना, उसको प्रोवाइड हो, ये स्टेट की ड्यूटी है इंश्योर करना। पहले भी यहाँ पे राइट टू एजुकेशन था लेकिन सब्जेक्ट मैटर अलग था। यानी ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 45 पहले था नहीं, आर्टिकल 45 पहले भी था लेकिन सब्जेक्ट मैटर में चेंज किया गया है। आर्टिकल 45 में अब जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? वो ये है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल द चाइल्ड टर्न्स 6 years old, ये बात बोली गई है, ठीक है। एंड लास्ट इज 97th अमेंडमेंट 2011 विच टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव्स विच इज आर्टिकल 43B। अब ये जितने हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपको ये पता होना चाहिए। अगेन आई वुड से प्लीज़ डू नॉट गेट पैरानॉइड, इवेंचुअली याद हो जाएगा। जो भी ए वाले हैं 39A, 43A, 48A वो 42nd अमेंडमेंट में है, ठीक है। और 43B विच टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इज इन 97th अमेंडमेंट 2011। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मेमोराइज देम। अगेन आप चाहें तो अपनी आप कोई और स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से याद किया था कि मैंने जितने भी आर्टिकल्स थे जो ये 36 to 51 है उनके मैंने कीवर्ड्स निकाल लिए थे और मैंने बस कीवर्ड्स याद कर लिए थे। मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेमोराइजिंग द होल आर्टिकल एज आई हैव ऑलरेडी सेड, यू जस्ट नीड टू नो द कीवर्ड्स। इफ़ यू नो द कीवर्ड्स यू आर गुड टू गो। आपको इतना आएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अल्टीमेट एम सवाल का जवाब निकालना है, वो आपका कीवर्ड अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। इसके अलावा ओवरऑल आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार आपको कोट करना पड़ता है। एथिक्स में भी जब आप आगे एथिक्स पढ़ोगे, एथिक्स में भी डीपीएसपी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कोट। कुछ चीज़ें हमें जब कहीं पे आपको ये बताना होगा कि स्टेट कितना सक्सेसफुली, गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुली काम कर रही है, तो फिर आप बताओगे कि किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू करने के लिए। यानी नाउ उत्तराखंड हैज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आर्टिकल 44 में मैंने आपको बताया, आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड उत्तराखंड हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ लॉ जिससे यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, सो इट इज़ अ गुड थिंग। तो जब गवर्नेंस की पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने की बात आती है तब ये सब चीज़ें कोट करी जा सकती हैं। सो आपको आर्टिकल्स पता होना ज़रूरी है, बट अगेन यू डोंट नीड टू मेमोराइज देम वर्बेटम, वर्ड टू वर्ड नहीं याद करना है, सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो आर्टिकल 36 वेरी इजी, इट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या क्या इंक्लूडेड है ये वो बात करता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 37 विच सेज दैट इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर बट इट इज़ फंडामेंटल टू गवर्नेंस। मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी ब्यूटीफुली रिटन। क्या बोलता है कि भाई डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, यानी हम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट देम, बाय बिकॉज इट इज़ फंडामेंटल टू गवर्नेंस। आर्टिकल 38 वेलफेयर की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। कौन सा जस्टिस? सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज़। ये वाला पहले नहीं गिवन था, ये 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ है।
अब आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ इससे पूरा DPSP आपका रिवाइज भी हो जाएगा। आर्टिकल 39 पहला कहता है लाइवलीहुड, दूसरा कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, थर्ड टॉक्स अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, फोर्थ टॉक्स अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फिफ्थ टॉक्स अबाउट कि फोर्सेबल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए बच्चों और वर्कर्स का, कि बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, ये सब नहीं होना चाहिए। एंड आर्टिकल 39 सब क्लॉज F which was added by 42nd amendment talks about healthy development of child. Then article 39A which talks about free legal aid, कि गरीबों को भी भाई जस्टिस पाने का अधिकार है, इसीलिए फ्री लीगल एड दो। दिस वॉज एडेड अगेन बाय 42nd अमेंडमेंट। मैंने आपको बताया जो भी ए वाले पोर्शंस हैं, जहाँ जहाँ भी ए लिखा है, इट इज़ ऑल बाय 42nd अमेंडमेंट। देन आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट विलेज पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट गांधीयन प्रिंसिपल। 41 क्या कहता है कि पढ़ने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है और पब्लिक असिस्टेंस पाने का भी अधिकार है अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप बूढ़े हो चुके हो, अगर आप सिक हो या किसी तरह का डिसेबलमेंट है आपको। आर्टिकल 47 ह्यूमन वर्क कंडीशंस होनी चाहिए, ये हसल कल्चर, बियॉन्ड ऑफिस आवर्स काम करवाना, संडे को काम करवाना, ये सब नहीं होना चाहिए। एंड मैटर्निटी रिलीफ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बस कीवर्ड याद रखना है कि ह्यूमन वर्क कंडीशंस, मैटर्निटी रिलीफ, बस। नेक्स्ट आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट लिविंग वेज, कि भाई लिविंग वेज हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मैंने आपको बताया ये वर्कर्स की बात करता है ना। 43 टॉक्स अबाउट वर्कर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, कि भाई लिविंग वेज मिले, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस हो वर्कर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था। लिविंग वेज वाला हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था। दिस वाज अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दिस वाज अ पार्ट ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल। 43A टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क, कि वर्कर्स को भी मैनेजमेंट का पार्ट बनाइए। दिस वाज अगेन 43A है, तो A है तो 42nd अमेंडमेंट से आया होगा। 43B टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एडेड बाय 97th अमेंडमेंट 2011। आर्टिकल 44 UCC, मैंने आपको अभी उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया। आर्टिकल 45, सॉरी ये क्रोनोलॉजी ऊपर नीचे हो गई है 45 46 की। 45 टॉक्स अबाउट अगेन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता। दिस वाज बाय 86th अमेंडमेंट। 46 टॉक्स अबाउट कि स्टेट को ये इंश्योर करना है कि SC ST का एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो। देखो मैंने लिखा भी इसी तरीके से कि बस मैं उतना ही, जब आप अगेन आई वुड से सी डाउनलोडिंग द PDF एंड एवरीथिंग इज गुड, बट हैंड रिटन नोट्स हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन। हैंड रिटन नोट्स एक पर्सनलाइज टच होता है उसमें, आप उसमें अपने हिसाब से फ्लो चार्ट बनाओ, उस तरीके से चीज़ें लिखो कि आपको याद हो। ये जो आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं ये उसी तरीके से लिखे गए हैं कि मुझे याद होना चाहिए। मैंने इस पर्पज़ से नहीं लिखे कि मैं आप लोग को बताऊंगी, ये मैंने इस पर्पज़ से लिखे कि मुझे याद होना चाहिए। मुझे इसी तरीके से याद होता है कि मैंने अगर यहाँ लिख लिया है कि SC ST एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मुझे पता है, अब मैं इतने ये 4 वर्ड समझ या 4-5 वर्ड पढ़ के मैं पूरा आर्टिकल में समझ गई हूँ कि क्या लिखा है। तो आपको भी ऐसे ही समझना है। इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू देन गुड, नहीं तो आप अपनी कोई टेक्निक देखिए जिससे आप याद कर सकते हैं। अगेन डू नॉट बी इन अ हरी, इवेंचुअली होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आर्टिकल 47 हमने देखा था पब्लिक हेल्थ के बारे में था कि पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़े, है ना। जो इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स हैं, ड्रिंक्स हैं, उनका कंजम्पशन कम हो। 48 टॉक्स अबाउट काउ स्लॉटर एंड एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट। हमने देखा एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट हो, एनिमल हस्बेंड्री साइंटिफिक लाइन्स पे डेवलप हो। ठीक है। 48A टॉक्स अबाउट वाइल्ड लाइफ हो गया, इकोसिस्टम हो गया, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हो गया। मतलब आपको रटना भी नहीं है, आपको एक आपको वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट भी याद रह गया तो आप समझ जाओगे कि ये कंजर्वेशन की बात करता है। 49 मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन की बात करता है, कल्चर कंजर्वेशन की बात करता है। 50 इज 50-50 मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर्स को अलग करना, सेपरेट करना। एंड 51 अगेन, अब हम इंटरनेशनल जाएंगे, विच इज़ इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और जो इंटरनेशनल क्या बोलोगे आप, ट्रीटीज़ हैं उनको ऑब्लिगेट करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, एट्सेट्रा। तो विद दिस we end our discussion on the article section. Moving forward, अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आपको इनिशियली बोला था कि मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूँगी, दैट वाई इज़ DPSP नॉन जस्टिशेबल इन नेचर, है ना। DPSP को नॉन जस्टिशेबल क्यों रखा गया कि अगर सरकार DPSP को इम्प्लीमेंट नहीं भी कर रही है तो हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते। तो इसका रीज़न ये है कि अब मैं आपको बहुत बेसिक एग्जाम्पल, इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है,
बहुत टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो उनके रिलीजियस राइट्स का वायलेशन होगा, है ना। उन्हें ऐसा फील होता है कि ये नहीं आना चाहिए, तो एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा है, एक सबकी रजामंदी नहीं आ पा रही है, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। इसी वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिशेबल रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि भाई स्टेट को जब सही वक्त लगेगा, जब स्टेट को लगेगा कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, जब स्टेट को लगेगा कि अब करेक्ट टाइम है किसी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने का, उस टाइम पे वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। सारे डीपीएसपी एक साथ इम्प्लीमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ना तो ये ज़रूरी है ना ये नेसेसरी है ना। अब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लीजिए अभी स्टेट ज़बरदस्ती लागू कर दे, तो हमें पता है कितने दंगे होंगे, कितने वैसे ही इतना कुछ चलता रहता है, इतने रायट्स होंगे, फिर वही दंगे फसाद ये सब चीज़ें होने लगेंगी। तो स्टेट ज़बरदस्ती कोई चीज़ लागू नहीं कर सकती है, लेकिन जब स्टेट को लगेगा कि हाँ अब सही टाइम है इम्प्लीमेंट करने का, उस टाइम पे स्टेट उसको लागू कर देगी। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने स्टेट में लागू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उत्तराखंड के लोगों में एक ब्रॉडर कंसेंसस हो चुका है कि हाँ भाई लोगों में रजामंदी है कि ठीक है आप इम्प्लीमेंट कर दो, इसीलिए उन्होंने कर दिया। उसके बाद उत्तराखंड में ऐसा कोई बहुत हमें कोई राइट्स या इस तरह की खबरें तो आई नहीं कि बहुत दंगे हो गए या कुछ हो गया, क्योंकि लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इंडिया एज अ होल अभी रेडी नहीं है, अभी उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं आई है हमारी सोसाइटी में कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें, इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है इसको नेशनल लेवल पे। और यही रीज़न है कि डीपीएसपी को नॉन जस्टिशेबल रखा गया है, क्योंकि हम स्टेट को ये पावर देती है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप देखो, आप अपने हिसाब से लागू करो, जब आपको लगे कि यार आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, जब आपको लगे कि यार हाँ अब सही टाइम है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, उस टाइम पे आप उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। लेकिन अगेन अब आप बोलोगे क्या डीपीएसपी तो इस तरीके से फालतू चीज़ है, डीपीएसपी का तो कोई यूज़ नहीं है क्योंकि जस्टिशेबल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट है, हमने पढ़ा आर्टिकल 37 में कि उसमें लिखा हुआ है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट देम। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, कई बार वो डीपीएसपी को यूज़ करते हैं इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट्स अ लॉ इन ऑर्डर टू इंश्योर कि SC/STs का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, उनके इकोनॉमिक, मान लीजिए उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन लागू किया। अब कुछ ज़रूर होंगे ऐसी कम्युनिटी जो कहेंगी रिजर्वेशन गलत है, गवर्नमेंट को रिजर्वेशन नहीं करना चाहिए, इट गोज़ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ये कैसी इक्वालिटी है कि आप एक सर्टेन सेक्शन को ये प्रिविलेज दे रहे हैं कि उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है ना, एटसेट्रा, ये बातें कुछ लोग बोलेंगे। तो जब मान लीजिए ये कोर्ट के पास ये केस गया, तो जब कोर्ट उस लॉ को इवैल्यूएट कर रही होगी, उसकी वैलिडिटी चेक कर रही होगी, तो वो ये देखेंगी कि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही रिजर्वेशन दिया है। तो भाई अब रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो राइट्स का हनन होगा ही ना, ऐसे तो फिर आप कोई किसी का बेनिफिट कर ही नहीं पाओगे। ऐसे तो जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो हमारी सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, आप कभी उनको बेनिफिट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर हमेशा इक्वालिटी की डिबेट आ जाएगी कि यार ये तो इक्वालिटी के खिलाफ है। तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के कुछ लॉस की वैलिडिटी वो कितने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं उसको आप कह सकते हैं उसको मेजर करने के लिए डीपीएसपी की हेल्प लेती है कोर्ट, कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ लाया है जो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट इट इज़ राइट, द लॉ इज़ वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, वो इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करती है ऐसे लॉ को। अ वेरी फेमस, अगर आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो एक आप कह सकते हैं देयर इज़ अ स्कॉलर जिनका नाम बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, विच इज़ ग्रैनविल ऑस्टिन। ही सेज दैट DPSP and fundamental right together form the conscience of the constitution. This is a very important line. इसको अगर आप मेंस में भी लिखेंगे तो it is going to fetch you that extra marks. Conscience of the constitution का क्या मतलब है कि अब आप इसको कंसाइज बोलिए, कंसाइंस बोलिए या कॉन्शियंस बोलिए, मैं कॉन्शियंस बोलती हूँ तो मैं आपको वही बोल के बताऊंगी। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिबेट ऑफ प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी कोई भी इंडिविजुअल है, अगर मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
झूठ बोलती हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ मुझे झूठ बोलना पड़े, या मैं झूठ बोलने की नौबत आए लेकिन मैं झूठ ना बोलूँ, तो मैं ये बोलूँगी ना यार मेरी ना कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं झूठ बोलूँ या मैं कुछ XYZ काम करूँ। तो आपकी कॉन्शियस क्या करती है, आपको बताती है, इट गाइड्स यू, इट हेल्प्स यू डिसाइड बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इट हेल्प्स यू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। कई बार होता है ना कि मेरी कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रही थी यार कि मैं उनको पलट के जवाब दूँ। कोई हमसे बड़ा है, मान लीजिए वो हमें डांट रहे हैं और वो हमें किसी मतलब इररेलेवेंट चीज़ पे डांट रहे हैं, तो बहुत लोग होते हैं कि नहीं यार हमने उन्हें पलट के जवाब नहीं दिया क्योंकि हमारी कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रही थी, वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता उनकी तरफ एट्सेट्रा। तो आपकी कॉन्शियस आपको ये बताती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वही काम DPSP और फंडामेंटल राइट करते हैं स्टेट के लिए। अब जैसे हमने DPSP पढ़ा, तो DPSP स्टेट को बता ही तो रही है कि स्टेट को क्या करना है। So this is what it does. So just as the conscience of an individual works and helps them decide between what should be done and what should not be done, in the same way fundamental rights and DPSP guides the state कि state को कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, DPSP का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है कि कैसे वो कॉन्शियस है, वो स्टेट को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट जब हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि DPSP कैसे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो स्टेट को बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्रिटिसिजम्स, नाउ लेट्स डिस्कस द क्रिटिसिजम्स क्विकली। द फर्स्ट इज DPSP इज़ नॉन जस्टिशेबल इन नेचर। अगेन मैंने आपको बताया ये बहुत ही सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही आता है कि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो स्टेट के ऊपर है, उनका जब मर्जी होगा वे इम्प्लीमेंट करेंगे। द सेकेंड इज इट कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट। अब इसके लिए लेट्स अगेन टेक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 46, या चलिए आर्टिकल 15 नहीं, हम आर्टिकल 14 ले लेते हैं। आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी कि भाई सरकार गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि सबको, इट इज़ राइट टू इक्वालिटी, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 इसी बारे में बात करती है। लेकिन आर्टिकल 46 ये कहती है कि गवर्नमेंट को SC/ST का अपलिफ्टमेंट इंश्योर करना है। तो अगर गवर्नमेंट SC/ST का अपलिफ्टमेंट इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन देती है तो कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी का तो वायलेशन हो रहा है ना। तो इसलिए भी DPSP को क्रिटिसाइज किया जाता है दैट इट कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट, कि कई बार DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट्स का हनन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड। ऑटोमेटिकली एनफोर्स मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद एनफोर्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड है। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को लॉ लाएगी तब सबको राइट टू लाइफ होगा, राइट टू लाइफ सबको ऑटोमेटिकली मिला हुआ है ना। लेकिन DPSP को इम्प्लीमेंट करा जाता है, गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव आएगा, गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी पड़ेगी, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ क्रिटिसिज्म। अब एक बार हम इसके सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द PYQs। अब क्या हो, मतलब आप खुद सोचो, अब हमने पूरा DPSP कवर कर लिया, आप खुद सोचो कि DPSP के क्या उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि सबसे पहला बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को एक क्लैरिटी है कि गवर्नमेंट को क्या काम करना है ना। गवर्नमेंट को पता है कि यार क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, है ना, हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, और ये हर गवर्नमेंट के लिए सेम है। तो एक कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बन जाता है कि हर गवर्नमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव तो वही है ना। हर गवर्नमेंट को पता है हमें काम वही करना है, हर गवर्नमेंट को है कि यार UCC लाना है, हर गवर्नमेंट को है SC/ST का अपलिफ्टमेंट इंश्योर करना है, हर गवर्नमेंट को है कि मैटर्निटी रिलीफ इंप्लीमेंट करना है। तो एक कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बन जाता है। इसके अलावा जो DPSP का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो ये है कि वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, अगर हमें किसी मान लीजिए अभी BJP की सरकार है, अगर हमें इवैल्यूएट करना है कि ये गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल रही है इन इट्स टेन्योर, तो ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ये हम इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितने DPSP इंप्लीमेंट किए, गवर्नमेंट ने कितने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे DPSPs इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से इट ऑल्सो यानी इट एक्ट्स एज अ गॉज, इट एक्ट्स एज अ बैरोमीटर, इट एक्ट्स एज अ इंस्ट्रूमेंट
that helps the citizens to measure how successful was the government during their tenure. तो जब आप वोट करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको उस गवर्नमेंट को दोबारा इलेक्ट करना है या नहीं. क्यों? क्योंकि आपने इस बात को इवैल्यूएट कर लिया होगा कि उन्होंने कितने DPSPs इम्प्लीमेंट किए हैं, उन्होंने कितनी अपनी ड्यूटी फुलफिल की है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द PYQs. The first is, this was asked in 2021, under the constitution, concentration of wealth violates. Again, very very simple and a direct question. This is given in article 39 subclause C. मुझे याद है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं पढ़ रही हूँ. आपको अगेन डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी धीरे धीरे आर्टिकल याद हो जाएगा. लेकिन इतना तो आपको पता ही, इतना तो याद होगा ही कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हमने पढ़ा है कि नहीं होना चाहिए. सो इट्स गिवन इन आर्टिकल 39C, which is a part of DPSP. So answer is B. Next, other than fundamental right, which of the following parts of the Constitution of India reflect the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? Now this was a little bit of a tricky question, क्योंकि यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ अब देखिए यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, तो हमें तो पता नहीं है कि भाई ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से ह्यूमन राइट्स की बात की गई है. अब उसमें फंडामेंटल ड्यूटी का कोई एस्पेक्ट कवर है या नहीं है. बट अगर आप एक ब्रॉडर गेस लोगे, सो आंसर शुड बी डी, विच इज़ 1, 2 and 3. दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था. बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक आर वेरी डायरेक्ट. नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स आइडियल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट? अगेन वेरी, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था दैट the whole concept of DPSP is to establish a welfare state. आर्टिकल 38 में भी हमने पढ़ा है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इंश्योर करना है. सो आंसर इज A, DPSP. With reference to the provisions contained in article in part 4 is DPSP, which of the following statement is or are correct? Correct पूछा है इन्होंने. They shall be enforceable by court? Of course not. DPSPs are not enforceable by court. They shall not be enforceable by any court. This is correct. The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. Absolutely correct. So the answer will be 2 and 3 only. In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by, ये तो मतलब आर्टिकल भी बहुत आसान है, ये तो वही है आर्टिकल 50 वाला है ना. सो इसका क्या आंसर हो जाएगा? DPSP. See, such direct questions have been asked from this topic. और तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. देखो इसमें किसी में भी उन्होंने आर्टिकल का नंबर नहीं पूछा है कि कौन से नंबर आर्टिकल में है. उन्होंने ब्रॉडर, अगर आपको ब्रॉडली पता है कि हाँ यार कोई तो ऐसा आर्टिकल है DPSP का जो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करता है, तो भी आप क्वेश्चन को आंसर कर लोगे विदाउट इवन नोइंग दैट स्पेसिफिकली इट इज़ आर्टिकल 50. तो आप, इसीलिए मैं आपसे स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट समझो, क्या क्या चीज़ें वो कह रहा है वो समझो, रादर देन मियरली फोकसिंग कि बस रट लो आर्टिकल्स. ओके, सो नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द DPSP बाय 42nd अमेंडमेंट? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. नो, दिस इज समथिंग जो ओरिजिनली था, तो ये तो नहीं होगा. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द मैनेजमेंट, दिस इज आर्टिकल 43 सबक्लॉज A, और हमने पढ़ा था कि जो भी A वाले हैं वो सारे 42nd अमेंडमेंट में आए हैं. सो ऑटोमेटिकली आंसर बिकम्स पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स इन मैनेजमेंट. बाकी जो दोनों हैं, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस एंड सिक्योरिंग लिविंग नीड्स, ये अमेंडमेंट से नहीं आए हैं, ये ओरिजिनली ही DPSP का पार्ट थे. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. DPSP constitute limitations upon, it constitutes limitations. DPSP किस पे लिमिटेशन लगाता है? तो DPSP किसी पे भी लिमिटेशन नहीं लगाता है. DPSP बताता है कि आपको क्या करना है. DPSP इज मोर पॉजिटिव इन नेचर. इट टेल्स द गवर्नमेंट व्हाट दे कैन डू. इट डज नॉट, वो किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं लगाता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो रैदर बताता है कि आपको क्या करना है. सो आंसर विल बी D, neither 1 nor 2. नेक्स्ट, द आइडल ऑफ वेलफेयर स्टेट, अगेन द सेम क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन आया था, गिवन इन DPSP आर्टिकल 38.
Consider the following regarding DPSP. The principles spell out socio-economic democracy of the country. Yes, this is true. The provision contained are not enforceable by any court. Article 37 में clearly लिखा है that DPSPs are non-enforceable. Which of the following are correct? So answer will be C, both. In the Constitution, promotion of international peace and security is included in the DPSP आर्टिकल 51. मैंने आपको बताया 50 तक डोमेस्टिक, 51 में वी गो इंटरनेशनल. वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑनरिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज एट्सेट्रा. लास्ट टू क्वेश्चंस. इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन. अब हमने इकोनॉमिक जस्टिस, हमें पता है कि भाई प्रीएम्बल में तो बोला ही गया है ना, तो प्रीएम्बल तो डेफिनेटली होना ही चाहिए. ठीक है, तो जहाँ पे प्रीएम्बल नहीं है उसको हम हटा देते हैं, तो बी और तो हम सी और डी को हटा देते हैं. अब है प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट एंड प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी. अब फंडामेंटल राइट तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो चलिए हम उस पर नहीं जाते हैं. लेकिन क्या डीपीएसपी में कहीं हमने इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में पढ़ा है? सो द आंसर इज येस. हमने आर्टिकल 38 में पढ़ा है, जिसमें हमने वेलफेयर की बात की थी, जस्टिस की बात की थी, और 3 तरीके के जस्टिस की बात की थी, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल. यानी इकोनॉमिक जस्टिस प्रीएम्बल तो इंश्योर करता ही है, इसके अलावा डीपीएसपी में भी बात की गई है इकोनॉमिक जस्टिस की आर्टिकल 38 में. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस. अगेन आर्टिकल 37 में दिया हुआ है कि डीपीएसपी आर नॉन एनफोर्सेबल बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट to implement them because they are fundamental to the governance. So article is C, directive principles of state policy. With this we conclude today's lecture. I hope आपको DPSP as a concept समझ में आया होगा. Again I would say please do not be like कि रटने हैं, रट लेना, वो eventually हो जाएगा. Broader concept समझो. And I hope this video was helpful to you. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. And I'll see you in the next video. Thank you very much for your time.